स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इकोनॉमी मार्केट या हम कहें शेयर मार्केट से जुड़े हुए 3 दिग्गज एक्सपर्ट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी मिस्टर जयंत मल्होत्रा जी से। जयंत जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था, एक फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, भारत की अर्थव्यवस्था और भारतीय शेयर बाजारों की नब्ज पकड़ कर रखते हैं। जयंत जी, वेलकम टू डीआरएस इनसाइट्स शो। फिर हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर अविनाश गोरक्षकर, जो कि फाउंडर एंड हेड ऑफ रिसर्च है अविनाश मेंटोर रिसर्च सर्विसेज के। अविनाश जी एक्सपर्ट हैं फंडामेंटल एनालिसिस के। अविनाश जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। फिर हमें ज्वाइन कर रही हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मिस सुगंधा सचदेवा, जो कि फाउंडर हैं एसएस वेल्थ स्ट्रीट की और एक जाना माना चेहरा और एक्सपर्ट हैं कमोडिटी मार्केट पर। वेलकम सुगंधा जी टू डीआरएस इनसाइट्स। ईरान और यूएस की जो वॉर है वो ईज होते हुए दिखे टेंशंस वहां पर, और मार्केट में हमने देखा एक धुआंधार रिकवरी देखी। ऐसी रिकवरी मार्केट ने काफी टाइम बाद देखी है। पर आप क्या एनालिसिस लगा रहे हैं, जो वॉर का जो पूरा इम्पैक्ट हो रहा है, कौन से सेक्टर्स में ये सही रहेगा या फिर कौन से अभी हमें थोड़ा बचकर चलने की जरूरत है? नेहा जी, सवाल बहुत ट्रिकी है और सबसे पहला क्वेश्चन आपने मुझे ही दे दिया गया, बट दिक्कत सबको आ चुकी है अब धीरे धीरे। इट इज़ नॉट अबाउट यूएस को, इट इज़ नॉट अबाउट ईरान को, इट इज़ नॉट अबाउट इजराइल को, लगभग सबको दिक्कत आ चुकी है। और सबको ये दिक्कत आ रही है कि ईरान के पास जितना मैं जानता हूँ उसके होल्डिंग कैपेसिटी है वो 10-12 दिन की होल्डिंग कैपेसिटी बची है। उसके बाद तो ईरान भी होल्ड नहीं कर सकता। अगर वो ऑयल नहीं बेचता या ऑयल डिस्पर्स नहीं करता तो ऑयल का प्रोडक्शन उसको रोकना पड़ेगा नेहा जी। और अगर ऑयल का प्रोडक्शन रोकता है तो आप समझ लीजिए कि स्थिति ये हो जाएगी कि अगर आप जहाँ से ऑयल वेल से पैसा या ऑयल निकालते हैं, अगर आप वहाँ से नहीं निकालेंगे तो वहाँ पानी जमा हो जाएगा, पानी ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और एक बहुत बड़ी दिक्कत वहाँ पे भी आ जाएगी। यूएस के साथ और 2-3 महीने के बाद इलेक्शंस आए खड़े हैं। तो मुझे ऐसा फीलिंग लग रहा है मोर और लेस अब धीरे धीरे हम नॉर्मलिटी की तरफ जाते जा रहे हैं। बट मुझे तो एक ही ट्रिगर दिखता है, वो है ऑयल। अगर ऑयल 90 के अराउंड रहता है तो ईजिंग रहेगी, अच्छा रहेगा अगर ऑयल वहाँ पे 90 के अराउंड रहा। और अभी तो सुनने में ये आ रहा था कि पाकिस्तान की जगह वो शायद जिनेवा में शिफ्ट हो रहा है मीटिंग मोस्ट लाइकली। नेहा जी, एक चीज़ मैं आपके माध्यम से, और अपने एनालिस्ट भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, और मैं शाम से इस चीज़ को बड़ा स्टडी कर रहा हूँ और मैं अविनाश जी और सुगंधा जी दोनों से इसके बारे में पक्का से सुनना चाहूँगा। जितने टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो दबा के पैसा कमा रहे हैं, और पिछले 3 महीने में उन्होंने इतना पैसा कमाया है जितना मैंने रिटेल में गंवाया, हमारे भारत देश में जितने रिटेलर्स ने गंवाया है उतना उन लोगों ने कमाया, करीब 40 बिलियन यूएस डॉलर्स। मतलब एक ऐसा अमाउंट है जो आप सोच भी नहीं सकते। जब वॉर की स्थिति में जो टॉप बैंकर्स हैं वो कमा रहे हैं 25-25, 30-30% का जंप आ रहा है रेवेन्यू में। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है, सैमसंग ने अपने प्रॉफिट्स इशू करे हैं, अभी रिलीज करे, उन्होंने भी प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप दिया है। तो मुझे क्या लगता है कि अब अगर आप सेक्टर्स की बात करोगे तो मुझे तो फीलिंग यही आ रही है, पावर रिलेटेड स्टॉक्स हो गए, कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक्स हो गए। अभी ये वॉर खत्म हो जाएगा लेकिन इसका पेन कम से कम 2 से 3 क्वार्टर रहेगा। इतनी जल्दी इसका पेन जाने वाला है नहीं, क्योंकि 3 क्वार्टर में, पिछले 3 क्वार्टर से जो इनपुट आए हैं, जो माल खरीदा गया है वो बड़ा हैवी ऊपर के भाव पे खरीदा गया है ऑयल। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कंजम्पशन थ्योरी, पावर सेक्टर की थ्योरी हो गई, ये सब चलेंगे मार्केट में। जयंत जी, आगे भी मैं आपसे सवाल लूंगी आईएमएफ की रिपोर्ट के बारे में भी जो आई है, पर अभी अविनाश जी के पास चलते हैं। अविनाश जी, जो मार्केट में आज हमने जबरदस्त तेजी देखी, आपको क्या लगता है ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स आगे वाले वक्त में बढ़ने वाले हैं या अभी थोड़ा करेक्शन आता हुआ देखेंगे? देखिए नेहा जी, मुझे लगता है आज 400 पॉइंट की रैली हो गई है, तो डेफिनेटली देखिए ये लेवल से वापस बड़ी बढ़ोतरी तो आएगी नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर आएगा। और मार्केट में अभी एक जोक है कि जब ट्रम्प साहब सोते हैं तभी मार्केट चलता है, तो जब भी वो कुछ नहीं करते तभी मार्केट को अच्छा लगता है। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी विजिबल है, क्योंकि देखिए इतने दिनों से उन्होंने कहा कि हम ईरान को 2 दिन में या 1 दिन में ख़त्म करेंगे, अभी कह रहे हैं कि अभी वापस बातचीत करेंगे, अभी वापस वॉर ख़त्म हो जाएगा। अभी इनकी लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ सबके लिए खोलेंगे, चाइना को भी हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे और सबके लिए अच्छा होगा।
तो मेरा कहना है कि देखिए अभी मार्केट वॉर को थोड़ा सा डिस्काउंट कर चुका है, मुझे नहीं लगता है कि बड़ी वॉर होगी, क्योंकि दोनों साइड्स पे काफ़ी खराब तरीके से बॉम्बिंग हो चुकी है। ईरान की हालत खराब है, यूएस में भी मिड टर्म इलेक्शंस के पहले ट्रम्प साहब को एक अच्छा प्रोफाइल बनाना है, तो वॉर तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा खींचेगी, लेकिन इतना भी सीवियर नहीं होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज इंडियन मार्केट के लिए रहेगा वो है कि जो मानसून का फोरकास्ट आया है वो बहुत ही खराब आ गया। 5 साल की अच्छी बारिश के बाद अभी इस बार बारिश अच्छी नहीं रहेगी, तो इसका असर इन्फ्लेशन पे आएगा। और ये शायद अभी इमीडिएटली मार्केट डिस्काउंट नहीं कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मेरे ख्याल से फूड प्रोडक्ट्स और आर्टिकल्स की कीमतें बढ़ेगी, और रूरल डिमांड जो हमसे काफ़ी हद तक हम लोग डिपेंड कर रहे थे, वहाँ पे कमजोरी हो सकती है। तो टिपिकली एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, उसके बाद टू व्हीलर्स, ये सारे सेक्टर्स पे कभी ना कभी तो ये प्ले आउट होगा। अगले 1-2 क्वार्टर्स में हमको इसका असर देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक रवैया ही मार्केट अभी अपनाएगा, क्योंकि अर्निंग सीजन चालू है। यहाँ पे भी नंबर्स बहुत सारी कंपनीज के अच्छे आ गए, तो एटलीस्ट क्वार्टर 4 तो अच्छा है। जैसे जैन साहब ने कहा कि कॉस्ट पुश तो आने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कॉस्ट पुश किस प्रकार से कंपनीज के डिमांड को इफेक्ट करता है, वो हमको शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY27 अप्रैल टू जून के क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो हमारा तो इन्वेस्टर्स का मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, अच्छी क्वालिटी कंपनीज में निवेश करिए। इंडेक्स का मूवमेंट अभी बहुत वोलेटाइल रहेगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट बॉटम आउट हो गया। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या देख रहे हैं आप अगर आने वाले वक्त में? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों इंडेक्सेस में अभी जो मूवमेंट रहेगा ना, वो कंसोलिडेशन का रहेगा। मुझे लगता है बैंक निफ्टी शायद थोड़ा ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। निफ्टी में मुझे लगता है कि अभी एक 2-3% का मूव आने के बाद वापस थोड़ा कंसोलिडेट होगा, क्योंकि देखिए ये न्यूज़ ड्रिवन मार्केट है। रोज कुछ ना कुछ ग्लोबली अगर न्यूज़ फ्लो आता है तो उसके हिसाब से मार्केट पोजीशन बदलता है। एक दिन ऊपर जाता है, दूसरे दिन गिर जाता है। आज 400 पॉइंट की रैली इसलिए आई क्योंकि ट्रम्प साहब ने कहा कि थोड़ा सा हम बातचीत पे फोकस करेंगे। 2 दिन पहले ऐसा कंडीशन था कि उन्होंने कहा था कि अभी टॉक्स जो बातचीत हुई है उसमें कोई रिजल्ट निकला नहीं है। तो मैं कहूँगा कि अभी फिलहाल कोई ज़्यादा बड़ा मोमेंट इंडेक्स में नहीं रहेगा। अभी भी मैं कहूँगा कि इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक्स पे फोकस करिए। जो नतीजे आज आ गए हैं, प्लस जो 1-2 दिन में ये हफ्ते में नंबर्स आएंगे, वहाँ पे फोकस करिए। पोजिशनल व्यू लेके ही मुझे ख्याल से पैसा बच सकता है। ओके, आप कह रहे हैं थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके ही पैसा बन सकता है यहाँ पर। सुगंधा जी, अगर हम बुधवार के मार्केट की बात करें, जो हमने जबरदस्त रैली देखी, उसमें हमने देखा कि थोड़ा सोने चांदी ने भी एक क्या कहते हैं पॉजिटिव रुख दिखाया है। तो आने वाले वक्त में अगर आप कहें तो जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या नजरिया रखना चाहिए, और जो लोग ट्रेडर्स हैं, गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या आउटलुक होना चाहिए? नेहा जी, आई एम नॉट वेरी बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर एज ऑफ नाउ, बट यस, यहाँ पर ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जरूर इमर्ज हो रही है। हम लोअर लेवल से देखें तो पिछले 3 हफ्ते में हमने गोल्ड एंड सिल्वर में दोनों में ही तेजी आते हुए देखी है। जिस तरीके से वॉर रिलेटेड हेडलाइंस में हम जो पॉलिटिकल टेंशंस हैं वो कुछ हद तक ईज होती हुई नजर आई। क्रूड के प्राइसेस में हमने ऑलमोस्ट 21% तक का फॉल आते हुए देखा है, जहां $120 अ बैरल तक ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस चले गए थे। दे आर करंटली hovering अराउंड $94 अ बैरल। ये सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर में लोअर लेवल से एक रिकवरी आते हुए देखी। बिकॉज जितना क्रूड के प्राइसेस बढ़े उतना ही इन्फ्लेशन की कंसर्न्स बढ़ते गए, और उस वजह से जो रेट कट की बेट्स थी वो काफ़ी हद तक कम होती हुई नजर आई, और इन्होंने गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस पे दबाव डाला। बट अब ये रिकवरी का फेस अभी कंटिन्यू करता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट फॉर द नियर टर्म। मैं अभी ये नहीं कहूँगी कि बहुत लॉन्ग टर्म का भी रुख लेके चले, बिकॉज एक बार और बड़ा फॉल भी जरूर आएगा, उसके बाद ये कंसोलिडेशन का फेस पूरा होगा। सो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो स्टैगर्ड वे में गोल्ड एंड सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ लेवल्स इंडिकेट करना चाहूँगी। पिछले 3 हफ्ते से हमने ऑलरेडी बाइंग आती हुई देखी। यहाँ पर थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें। गोल्ड के प्राइसेस अगर आपको 1,52,200 के आसपास मिलते हैं तो यहाँ से अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। हाई साइड में 1,56,000, 1,57,600 तक की रैली कंटिन्यू करती हुई नजर आ रही है। बट अभी भी गोल्ड के प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश टेरिटरी में नजर नहीं आ रहे हैं। जब तक $5,000 पर आउंस का लेवल इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेक नहीं हो जाता, तब तक गोल्ड में कोई बहुत बुलिश सिनेरियो इमर्ज नहीं हो रहा। ये कंसोलिडेशन का फेस है। पिछले साल जिस तरीके से हमने इतनी बड़ी रैली आते हुए देखी, उसके बाद गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही एक कंसोलिडेशन के फेस में चले गए। लॉन्गर टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है आफ्टर सितंबर अक्टूबर, बट अभी भी हमारा ऐसा मानना है क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा भी नीचे नहीं आएंगे। सो इन्फ्लेशन की कंसर्न्स कुछ हद तक बने रहेंगे, और इसी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस हाई लेवल्स पर कुछ हद तक कैप नजर आ रहे हैं।
वहीं अगर मैं सिल्वर में बात करूं तो प्राइसेस ने 2,25,000 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है और वहीं से हमने एक अच्छी रिकवरी भी आते हुए देखी है। जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, फर्दर अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, बट प्राइसेस अभी 2,63,000 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे। वहां तक के लिए अगर आप कुछ भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 2,47,000 टू 2,48,000 बाइंग की जा सकती है। ये ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है और हायर साइड में 2,63,000 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की एडवाइस होगी। सो यहाँ पर ये भी देखना होगा कि किस तरीके से अब ये टॉक्स है, अभी जो नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स होने वाला है, ये किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। ईरान ने इंडिकेट किया है कि वो अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को 5 साल के लिए स्टॉप करने के लिए रेडी है, पर ट्रम्प साहब चाहते हैं कि वो कमिटमेंट 20 सालों के लिए नहीं हो। सो इट रिमेन्स टू बी सीन कि किस तरीके से दोनों में एग्रीमेंट होता है। बिल्कुल, किस तरीके से एग्रीमेंट होता है ये सारी बात उस पर डिपेंड करेगी। अविनाश जी, अब बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, जल्दी से नीलू गोयल जी का सवाल आया है, CESC पर इनका सवाल है, कह रही हैं 157 पर इनकी खरीद है, तो टारगेट्स क्या होने चाहिए इनके 1 ईयर के, ये आप जानना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से देखिए, अगर 1 साल नहीं, कम से कम साल 1.5 साल पावर जनरेटिंग कंपनीज में इनको निवेशित रहना चाहिए। मेरे ख्याल से कम 20-22% की अपसाइड पॉसिबल है। देखिए, मैं यही कहूँगा कि अभी इस मार्केट में पावर जनरेशन एक ऐसा थीम है जहाँ पे आपका पैसा सेफ भी रहेगा, ग्रो भी करेगा, क्योंकि पावर की डिमांड बहुत बढ़ रही है। तो CESC अगर इनके पास है तो थोड़ा समय यहाँ पे निवेशित रहिए, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होने के कारण सभी लोगों को लग रहा है कि इनकी लॉस हो जाएगी या शॉर्ट टर्म में कितना बढ़ेगा। तो नजरिया 12 से 15 महीने रख के यहाँ पे होल्ड करें। चलिए अविनाश जी, ये तो हो गई पावर की बात। अब एनर्जी को लेके सवाल है शशिधर जी का। एथर एनर्जी का कह रहे हैं स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया है 902 पर, कह रहे हैं कितना और नीचे जाएगा और क्या मुझे दोबारा एंट्री लेनी चाहिए इसमें, एथर एनर्जी? देखिए, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस तो ऐसी चीज है जो मोमेंटम के साथ ऊपर नीचे होती है। एथर एनर्जी अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड है। अभी रिसेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल की नई पॉलिसी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, बहुत ही पॉजिटिव है। और यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि ऐसे शेयर्स में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको कम से कम 1.5-2 साल निवेशित रहना पड़ेगा। आपको अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है तो आप स्टॉप लॉस फिक्स करिए और मोमेंटम के लिए। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो आपको डेफिनेटली मीडियम टर्म के साथ ही यहाँ पे एक पोजिशनल व्यू रख के काम करना पड़ेगा। चलिए, बड़ा पैसा लगाना है तो मीडियम टर्म व्यू के साथ थोड़ा सा आपको नजरिया रखना पड़ेगा। अब सुगंधा जी, मणिकांत तिवारी जी गेल पर राय लेना चाह रहे हैं। गेल इन्होंने खरीदा हुआ है 156 पर, कह रहे हैं 2 महीने में टारगेट क्या होना चाहिए इनका? नेहा जी, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है, बट थोड़ा सा डिप की वेट करें। ऑलरेडी हमने सारे ही सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे हैं और गेल ने भी लोअर लेवल से बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई है। सो अभी बने रह सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे यहाँ पर थोड़े से डीप स्टॉप लॉसेस मेंटेन करने होंगे। 146 का स्टॉप लॉस लेके होल्ड कर सकते हैं। हाई टारगेट्स की बात करें तो ये स्टॉक आपको 170 के लेवल तक जाता हुआ दिखता है। 170 पर मेरी एडवाइस रहेगी, एक बार एग्जिट करें, दोबारा से आपको लोअर लेवल्स मिलेंगे, वहां पर एंट्री कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ 170 तक का पोटेंशियल है, बट अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें। फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा डिप्स की वेट करें। 170 तक के लेवल्स सुगंधा जी के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। अब जयंत जी, IMF ने 2026 के लिए ग्लोबल ग्रोथ के अपने अनुमान को घटाकर 3.1% कर दिया है, तो किन किन सेक्टर्स में आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखता है इसका? नेहा जी, फिर आपको एक ही चीज बोलूंगा, लॉट ऑफ थिंग डिपेंड्स अपॉन ऑयल। द अदर थिंग इज जो FII बेच रहा है वो खरीदे ना खरीदे, कम से कम बेचना बंद कर दे, वही अपने आप में बड़ी चीज हो जाएगी। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव चीज नेहा जी बहुत अच्छी है, जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है, आई थिंक मार्च के महीने में भी उन्होंने शायद 32,000 करोड़ का मेरा जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो अपने डेटा निकाला है। एक फरवरी में थोड़ा सा डिप आया था, मार्च में ऑब्वियसली बहुत अच्छा नंबर्स आए हैं। तो जो IMF का रिपोर्ट है वो ठीक आया है, लेकिन इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा ऑयल पे। अगर ऑयल 90 के नीचे आ जाता, देखिए अविनाश जी बिल्कुल ठीक बात बोल रहे थे, इतना आसान नहीं होगा ऑयल को इतना मूवमेंट करना या प्रॉफिट्स को विजुअलाइजेशन अगले 2 क्वार्टर के लिए देख पाना बड़ा मुश्किल है इस टाइम पे, क्योंकि कभी भी कोई इवेंट होता है तो उसका असर इमीडिएटली नहीं आएगा, उसका कम से कम असर 1 या 2 क्वार्टर में रहेगा। और जो IMF की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ लिखा है कि लॉट ऑफ थिंग डिपेंड्स अपॉन ऑयल हो गया या इन्फ्लेशन हो गया। अब देखो ना, एक छोटी सी हरकत, पता नहीं वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, फिर उसको बंद करा गया, फिर बंद करके आप खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आई डोंट नो ट्रम्प क्या करना चाह रहे हैं, किस वजह से क्या हो रहा है, बट वो क्या रहा है कि और कुछ नहीं हो रहा है, रिटेल का पैसा जा रहा है। और रिटेल को इस टाइम ये समझ नहीं आ रहा कि करें क्या, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि अगर मार्केट जाएगा तो गोल्ड बढ़ेगा,
अब क्या हो रहा है कि मार्केट भी गिर रहा है, गोल्ड भी गिर रहा है, और उसका कारण सबको पता ही है कि भाई जब गोल्ड का भाव बढ़ेगा, डॉलर का भाव बढ़ेगा, ऑयल का भाव बढ़ेगा, कि तो खरीदना सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक्स कहाँ पे पैसा लगाएंगे, वो तो ऑयल को परचेज करने में लगाएंगे। तो मेरा कहना है कि अभी बहुत कुछ डिपेंडेंसी पे चला जाएगा। ऑयल की सबसे बड़ी चीज़ है ऑयल का प्राइस, आई थिंक 90 के नीचे आ चुका है यूएस में। ब्रेंट अभी 95, 94, 95 के अराउंड है, अविनाश जी जो बोल रहे थे, बट इसको कूल ऑफ होना जरूरी है। जब तक ऑयल कूल ऑफ नहीं होगा, विजिबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी की दिखनी भारी पड़ेगी। ओके, आप कह रहे हैं ऑयल कूल ऑफ होगा तभी विजिबिलिटी देखने को मिलेगी इस पूरे मुद्दे पर। अब शशिधर जी, अविनाश जी पूछ रहे हैं कि टीडी पावर सिस्टम्स और क्वालिटी पावर दोनों में से अगर किसी को खरीदना हो तो कौन सा खरीदें, और एक साल के इनके टारगेट्स क्या होने चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, क्वालिटी पावर एक अच्छी कंपनी है। क्वालिटी पावर जिस प्रकार से ऑर्डर बुक पे बैठी है, इनकी एग्जीक्यूशन है, और जिस प्रकार से उनका 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस आया है, मुझे लगता है कि इस साल रिकॉर्ड प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, और प्लस FY27 भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, अभी के भाव में अगर कोई खरीदता है तो डेफिनेटली वैल्यूएशन फेयर टू एक्सपेंसिव है। खरीदने के मौके आपको निचले लेवल पे मिलने चाहिए, और अगर आपको खरीदना ही है तो आप एक SIP चालू करिए और थोड़ा थोड़ा करके खरीद लीजिए। मेरे ख्याल से एक साल में करीबन 20-25% यहाँ से भी बढ़ने की उम्मीद है। ओके, तो ये हो गई आपको राय इस पर। शशिकांत जी, LS जी, सुगंधा जी यहाँ पर पूछना चाह रहे हैं GPPL पर, कह रहे हैं 2 साल का मेरा व्यू है, 163 की मेरी बाइंग है, तो क्या सलाह रहेगी इनको? कि 163 की बाइंग है तो आप होल्ड कर सकते हैं, इवन दो आपके प्राइस के बिलो ट्रेड कर रहा है। बट यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा है, स्टॉक अगर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, विच इज अ पॉजिटिव पैटर्न। हम हाई फॉर्मेशन आते हुए देख रहे हैं, वॉल्यूम्स भी कुछ हद तक पिकअप करती हुई नजर आ रही है। सो इवन दो बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स की अभी उम्मीद नहीं है, बट यस आपको आपके प्राइसेस जरूर मिल जाएंगे। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि 165, 166 का लेवल आपको आने वाले टाइम में अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। वहां पर एक बार एग्जिट की एडवाइस रहेगी। बहुत बुलिश नहीं है ये स्टॉक अभी भी, बट यस आपके प्राइसेस आपको मिल जाएंगे। गेन्स की ज्यादा उम्मीद नहीं लगाए अभी। ऑलराइट, गेन्स की आप कह रहे हैं ज्यादा उम्मीद अभी नहीं लगाए यहाँ पर। अब CS राठौर जी, अविनाश जी आपके लिए सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं मैंने आपके कहने पर सर वरुण बेवरेजेस लिया हुआ है 425 की रेट पर, कह रहे हैं 500 कब तक आ सकता है? मेरे ख्याल से देखिए, मुंबई में गर्मी बढ़ गई है, दिल्ली में मुझे पता नहीं कितनी गर्मी बढ़ी है, लेकिन गर्मियों के सीजन में ही लोग ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। पर कोल्ड ड्रिंक का पीने का जो अंदाज होता है लोगों का, वो बिल्कुल प्राइस देखेंगे नहीं। तो आप जनवरी टू मार्च के क्वार्टर के लिए वेट करिए। पिछला साल देखिए मानसून ज्यादा बड़ा था, ठंड ज्यादा चली थी, इसलिए वरुण बेवरेजेस का पिछला जो साल का क्वार्टर था वो खराब था। इस बार तो जिस प्रकार से गर्मी आई है, मुझे लगता है AC और कोल्ड ड्रिंक ये दोनों चीजें बहुत अच्छी तरह से बिकेगी। तो थोड़ा इंतजार करिए, मेरे ख्याल से नंबर्स आएंगे, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनने को आएगी। और जो मामला मेरे ख्याल से कैंपा कोला ने किया था कि भाई इनका बिजनेस बढ़ेगा तो वरुण बेवरेजेस की दुकान बंद होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा समय रखिए, कम से कम 6-8 महीने का व्यू रख के काम करिए। आपने अच्छी एंट्री की है, और मुझे लगता है मेरे ख्याल से कम साल भर में तो पॉसिबल है कि आपकी जो लेवल है वो आपको पॉसिबली मिल सकती है। चलिए, राठौर जी साल भर का व्यू दिया हुआ है अविनाश जी ने यहाँ पर। अब मणिकांत तिवारी जी ने सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है सुगंधा जी, और जानना चाह रहे हैं कि कोई अच्छा स्टॉक बताइए 1-2 महीने के लिए। इनका जो विंडो है वो बहुत ही छोटा है, 1-2 महीने वाला। वैसे मणिकांत जी, मैं आपको बता दूं, हमारे शो के एंड में हमारे जो सारे सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं वो अपने टॉपिक्स जरूर देकर जाते हैं प्रोग्राम के एंड पर, तो थोड़ा सा आप बने रहिए यहाँ पर सुगंधा जी, अगर इनके लिए कोई स्टॉक आपकी नजर में है या नहीं? बहुत सारे स्टॉक्स हैं नेहा जी। सो ये सारे स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है एज अ डिस्क्लोजर। तो सबसे पहले रहेगा PCBL। केमिकल स्टॉक्स पे मुझे लग रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिल सकता है। सो PCBL में हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। करंट लेवल्स पर भी बाइंग कर सकते हैं। कुछ टिप्स मिलते हैं बिकॉज ऑलरेडी अगर हम देखें तो लोअर लेवल से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमने आते हुए देखा है। कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 255 लेवल्स, आप और ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं स्लाइटली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का नजरिया लेती हूँ। 340 से 370 तक के लेवल्स आपको हाई साइड में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे इसमें 225 पे। इसके साथ साथ हमारी नजर रहेगी सीमेंस पे। सीमेंस पे भी अगर हम देखें तो आज के सेशन में हमने एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आते हुए देखा है। अगेन एज अ डिस्क्लोजर, ये स्टॉक हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। यहाँ पर भी थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें।
इवन दो स्टॉक में हमने आज बहुत स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देखे, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखें तो स्टॉक 5.5% की गेन्स के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बट एक क्लियर ब्रेकआउट हुआ है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। 3440 के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग है विच इज अ वेरी पॉजिटिव पैटर्न। सो सीमेंस में भी डिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 3420 3430 लेवल्स, एंट्री की जा सकती है। स्टॉप्स रहेंगे 3100, हाई साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 3950 से 4000 तक के। और भी बहुत सारी पिक्स हैं, इसके बारे में हम एंड ऑफ द शो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल मणिकांत तिवारी जी, 2 स्टॉक्स तो अभी सुगंधा जी ने डिस्क्लोज कर दिए हैं, अविनाश जी से भी हम लेने वाले हैं उनके टॉपिक्स, लेकिन थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। अब जयेंद्र जी, अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें, देश के नामी गिरामी बैंकों की बात करें, कई सारे बड़े नाम भी आए जहां पे बहुत सारी इरेगुलरिटीज की खबरें भी आई जिससे बैंकिंग सेक्टर पर असर पड़ते हुए भी हमने देखा। तो बैंकिंग सेक्टर का अगर पूरा एनालिसिस आपके एक्सपर्ट मतलब व्यूज रहे उसके ऊपर, तो आप कैसे देखते हैं उसको? मैं बहुत पॉजिटिव हूँ नेहा जी इस चीज को लेकर। देखो 2-4 चीजें हुई हैं एक आध बैंक में या 2 बैंकों में, बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को लेकर जाएंगे, इसको थोड़ा शॉर्ट टर्म को ना देखकर इसको लॉन्ग टर्म देखेंगे, तो ये बहुत अच्छा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखती है इन द सेंस दैट देखिए, मैं तो एक ही चीज को मान रहा हूँ, अगर मान लो रिसेशन आता है ना नेहा जी, बड़ा सिंपल सा है, एक लिटमस टेस्ट है। वो लिटमस टेस्ट ये है कि ऑटो सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर दोनों परफॉर्म नहीं करेंगे। आप नंबर्स चेक करके देखिए, जनवरी फरवरी मार्च के ऑटो सेक्टर के नंबर्स अपने आप बोलेंगे वो क्या बोल रहे हैं, और अगर ऑटो सेक्टर चल रहा है तो बैंकिंग सेक्टर का चलना जरूरी है। मैं तो बोलूँगा ये एक फेजेस होते हैं, किसी भी बैंक के या कोई भी एक इंडस्ट्री के एक फेज आता है जहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आती है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आती है। बैंक बहुत अच्छा है, बैंक ऐसे जाता नहीं है, कोई छोटा मोटा बैंक नहीं है, इट्स अ वेरी बिग बैंक। हरदम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बिट्स एंड पीसेस में आप उसको करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन ये कहना कि इमीडिएट, जैसे अभी एक सवाल आया था कि 1-2 महीने का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, थोड़ा ये मतलब मेरे को नहीं लगता ये कोई अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको हर चीज़ को थोड़ा लॉन्ग टर्म लेके चलें एज ए इन्वेस्टर कैटेगरी, जहाँ पे आप थोड़ा सा 1 साल का व्यू रखें, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट 2 सेक्टर्स, दैट इज बैंकिंग एंड एनबीएफसी, दोनों बहुत अच्छे चलेंगे नेहा जी। ओके, आप बहुत पॉजिटिव हैं बैंकिंग और एनबीएफसी को लेकर। ये दोनों सेक्टर्स हो गए जैन जी के रडार पर। अब अविनाश जी, मनोज दास जी सवाल लेकर आए हैं इरेडा पर, कह रहे हैं 215 पे मैंने खरीदा हुआ है, काफी लॉस में हूँ, तो क्या सजेशन रहेगा मनोज जी को? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बहुत लोग ऊपरी लेवल पे अटके हुए हैं, और ये शेयर मुझे याद है पब्लिक इश्यू के बाद बहुत अच्छा चला था, लेकिन आई थिंक 1-2 क्वार्टर से कंपनी के परफॉर्मेंस के नंबर्स थोड़े से ढीले आने के कारण सेलिंग आई है। देखिए ऐसी कंपनीज में अगर आपको पैसा बनाना है तो आपको लंबी अवधि के लिए ही खरीदना है, और अगर आप ऊपरी लेवल पे अटके हो तो एवरेज करके कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया रखिए, क्योंकि पावर फाइनेंसिंग, रिन्यूएबल पावर फाइनेंसिंग में डिमांड तो बहुत है। और मुझे लगता है कि 1-2 ऐसे इश्यूज हो गए थे इरेडा के साथ, जेंसॉल के साथ उनका फ्रॉड हो गया था, उसके बाद नंबर्स भी काफ़ी खराब हो चुके थे। तो मेरे ख्याल से FY 27 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और पावर जो रिन्यूएबल पावर है उसकी डिमांड तो अभी काफ़ी बढ़ रही है, क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो लोग रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव है। तो लंबा नजरिया रखिए, और मेरे ख्याल से अभी थोड़ा एवरेज करने का टाइम है, और नजरिया कम से कम साल 1.5 साल रखिए, क्योंकि ऐसे समय में ऐसी कंपनीज को मुझे नहीं लगता है लॉस में बेचना चाहिए। ओके, आप कह रहे हैं नजरिया साल 1.5 साल का रखें तो ज्यादा सही रहेगा। नीलू गोयल जी यहाँ पर 2 शेयर्स के बारे में सवाल लेकर आई हैं अविनाश जी। एक है कब, जो इन्होंने खरीदा है 195 पर, और एक है ECLERX सर्विसेज, जो कि इन्होंने खरीदा है 2030 पर, यानी 2030 पर। दोनों पे आपकी राय जानना चाह रही हैं, क्या करना चाहिए? नहीं, दोनों मुझे लगता है काफी अच्छी कंपनीज उन्होंने सिलेक्ट की है, सिटी यूनियन बैंक और E-क्लर्क। देखिए E-क्लर्क तो एक MNC कंपनी है, और बेसिकली आउटसोर्सिंग में इनका काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस मॉडल है। मुझे लगता है कि नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज में क्या होता है कि ये वेल एस्टेब्लिश्ड और आइडेंटिफाइड कंपनीज है। तो जैसे जयंत जी ने कहा कि हम भी बैंकिंग सेक्टर पे बहुत पॉजिटिव है, सरकारी बैंक्स और जो छोटे बैंक्स है वहाँ पे आपको मौके अच्छे मिलेंगे। तो सिटी यूनियन बैंक में मुझे लगता है कि नॉट ओनली चौथा क्वार्टर, लेकिन आने वाला साल भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। देखिए कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो होपफुली क्रेडिट साइकिल जो है वो और तेजी से बढ़ेगा। इनकी एसेट क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे ख्याल से दोनों शेयर्स में निवेशित रहिए। E-क्लर्क तो मेरे ख्याल से एक कंपाउंडर है, साल के 15-16% भी अगर आपको मिले तो बहुत अच्छी है, क्योंकि बेस लेवल काफ़ी हाई है। तो दोनों शेयर्स में निवेशित रहिए। दोनों शेयर्स में निवेशित रहने की राय है। सुगंधा जी यहाँ पे संजीव राय जी हिंदुस्तान कॉपर और हिंद जिंक के बारे में आपसे राय लेना चाह रहे हैं, कह रहे हैं दोनों में एंट्री ले सकते हैं क्या?
इनके पास एक अमाउंट है 2 लाख का, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 1 साल का इनका व्यू है। नेहा जी, आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन हिंदुस्तान जिंक एंड कॉपर बिकॉज मेरा पर्सनल होल्डिंग्स है यहाँ पर, बट येस एज अ सेक्टर मुझे मेटल स्टॉक्स काफी पॉजिटिव नजर आते हैं बिकॉज मेटल्स की डिमांड अभी यहाँ से और बढ़ने की उम्मीद है। चाइना के PMI नंबर्स भी पीछे काफी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस ईज होती हुई नजर आ रही हैं, रिकंस्ट्रक्शन में भी इनकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, प्लस न्यू एज टेक्नोलॉजी में भी कॉपर की यूसेज काफी बढ़ने की उम्मीद है। सो ओवरऑल मेटल स्टॉक्स पे पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है, बट यस इन दोनों स्टॉक्स पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बट अदरवाइज अगर आप मेटल ETF लेना चाहते हैं तो अभी भी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप थोड़ा सा डिप्स पे भी देखते हैं टुवर्ड्स 11.5 मेटल ETF में बाइंग की जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 9.8। हायर साइड में आपके टारगेट्स रहेंगे 14.5 to 15। ये शॉर्ट टर्म का नजरिया नहीं है, यहाँ पर आप 1 से 1.5 साल का नजरिया लेके चलें। सो एज अ टैक्टिकल बेट मेटल स्टॉक्स ओवरऑल पॉजिटिव नजर आते हैं और मेटल ETF में भी बाइंग की जा सकती है। ओके, आपके हिसाब से मेटल में आप पॉजिटिव व्यू रख रही हैं। अविनाश जी, हिंद कॉपर और हिंद जिंक में जो राय मांग रहे हैं संजीव राय जी, कह रहे हैं क्या अभी एंट्री ले सकते हैं? इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और 1 लाख का इनका 2 लाख का इनका पास कैपिटल है और 1 साल का इनका व्यू है, तो आपकी क्या सलाह रहेगी? नहीं, डेफिनेटली दोनों शेयर्स में एक अच्छा निवेश बन सकता है, लेकिन मेरी राय में पूरा पैसा अभी मत लगाइए, 20-25% लगाइए, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है। देखिए, अगर मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होता है तो यहाँ पे भी थोड़ी बिकवाली आएगी, तो 20-25% खरीद लीजिए, थोड़ा सा इंतजार करिए और ऐसे SIP में करके आपको प्राइस का भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नजरिया कम से कम 1-1.5 साल का रखिए, क्योंकि ऑलरेडी ये दोनों शेयर्स में तेजी ऑलरेडी हो चुकी है। नजरिया थोड़ा सा मीडियम टर्म रखिए, तभी पैसा बनेगा। बिल्कुल, सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ ना करने की सलाह है, धीरे धीरे आप इन्वेस्ट कीजिए और थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कीजिए मार्केट का पूरा व्यू रखते हुए। अविनाश जी, शशिधर जी को अभी हमने सवाल लिया था तो उन्होंने एक कमेंट दिया है आपके लिए, कह रहे हैं थैंक्स टू DRS इनसाइट्स एंड अविनाश सर, मैं बहुत बार बैड स्टॉक्स में एंट्री लेने से बच चुका हूँ। तो ये शशिधर जी आपको थैंक यू करते हुए यहाँ पर। और अब हिमांशु दुरेजा जी, सुगंधा जी सवाल लेकर आए हैं, कह रहे हैं क्या मैं इन्फोसिस और इरेडा में अभी करंट लेवल पे इन्वेस्ट करना शुरू कर सकता हूँ? तो पहले इन्फोसिस की बात करते हैं। एज अ सेक्टर व्यू मेरा IT सेक्टर पर काफी पॉजिटिव व्यू है। एज अ हाउस व्यू ऑल्सो हम IT सेक्टर पर काफी पॉजिटिव है। इन्फोसिस में भी यहाँ से अगर आपको कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 1267, 1270 और लेवल्स बाइंग की जा सकती है। पर यहाँ पर नजरिया आपको स्लाइटली लॉन्गर टर्म रखना होगा। अभी Q4 की अर्निंग्स पे भी काफी हद तक नजर बनी रहेगी, उसका भी इम्पैक्ट हम आते हुए देखेंगे। बट यस, अगर हम देखें तो पैटर्न वाइज स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद एक बेस बिल्डिंग की है एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1200-1220 लेवल्स, और यहाँ से हम रिकवरी आते हुए देखेंगे। स्लाइट कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है, बट ओवरऑल व्यू पॉजिटिव नजर आता है। अगर आप 1 से 1.5 साल का नजरिया लेके चलते हैं, ये स्टॉक आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 1460 तक के टारगेट्स भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 1200 का। सो बने रह सकते, मतलब फ्रेश बाइंग की जा सकती है। ऑलराइट, आपके हिसाब से फ्रेश बाइंग की जा सकती है इन्फोसिस में, और 1200 का स्टॉप लॉस आपने बताया है। इरेडा का भी आप बता रही थी मैम। सो नेहा जी, इरेडा में भी देखें तो हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आती हुई देखी है फ्रॉम लोअर लेवल्स, बट करंट लेवल्स पर अभी एडवाइस नहीं है बाइंग करने की, थोड़ा सा डिप वेट करें। एट लेवल्स ऑफ अराउंड 116 to 140 स्टॉक में एंट्री की जा सकती है, थोड़ा पेशेंस रखें। मैं स्लाइटली लोअर लेवल्स की बात कर रही हूँ, बट यस बेटर रहेगा सेफ रहने के लिए थोड़ा सा वेट करें। 116 to 114 वुड बी एन आइडियल लेवल टू एंटर दिस स्टॉक। स्टॉप्स रहेंगे 105 और आपके टारगेट्स रहेंगे 132 फर्स्ट एंड देन 140 एज वेल। इसमें भी आपका नजरिया अगले 6 से 7 महीने का होना चाहिए। बहुत जल्दी आपको ये गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे, स्लाइट स्लो मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, ऑलरेडी रिकवरी आ चुकी है स्टॉक में। ऑलराइट, स्लो मोमेंटम आप कह रहे हैं एक्सपेक्टेड है इसमें। अब जयंत जी, आप बात कर रहे थे जो कि आप रिटेल महंगाई की जब हम बात कर रहे थे, तो ईरान संकट के कारण जो भारत में मार्च के महीने में रिटेल महंगाई में हम इंक्रीज देख रहे हैं, तो ये इम्पैक्ट जो पड़ रहा है ये मार्केट को तो इम्पैक्ट करेगा ही। देखिए नेहा जी, मार्केट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। इवेंट होने से पहले मार्केट ऑब्वियसली इसको अकाउंट फॉर कर लेता है। आपको जो न्यूज़ मिलती है उससे पहले ही मार्केट उसका इम्पैक्ट ले चुका होता है। तो जब न्यूज़ मार्केट में आउट हो चुकी है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। देखने वाली बात यह नेहा जी, वेट करूंगा। मुझे लगता है ज़्यादा दिन टाइम नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कुछ ना कुछ टिकरिंग होनी चाहिए।
मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक लेवल के बाद ओएमसीज पे भी लोड बढ़ता जा रहा है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो सीधा इम्पैक्ट, क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट आएगा, अगर ऑयल, पेट्रोल या डीजल के भाव में कुछ भी टिकरिंग होती है तो सीधे जो कमोडिटीज़ हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। तब हो सकता है कि इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आए। ये और 5-10 दिन 15 दिन देखने वाली बात है, क्योंकि इतना दिन मतलब ओएमसीज के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस एनवायरनमेंट में प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर पाना, मेरे हिसाब से। तो जयंत जी, ग्लोबल मंदी का खतरा है या नहीं? देखिए, मैं पहले भी इसके बारे में आई थिंक हमारी बात हुई थी। मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ। मैं तभी बोला था, 1 महीने पहले भी बोला था, मैं आज दोबारा न्यूज़ चल रही है। मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगा, ये चीजें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये कहते हैं ना, जब कोविड हो रहा था तो सब कह रहे थे सब खत्म हो रहा है, दिखता है कुछ खत्म नहीं हो रहा। अच्छा, जब खत्म होगा तो नेहा जी आप भी खत्म हो गए, मैं भी खत्म हो गए, कुछ बचेगा नहीं। तो आप इतना पेसिमिस्टिक मत होइए, अपॉर्चुनिटीज देखिए। और अविनाश जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, और इस चीज को कोई बहुत ध्यान से सुनेगा। उन्होंने बोला था ज्यादा पैसा मत लगाइए, 10, 15, 20, 25% तक पैसा लगाइए और वेट करिए अपॉर्चुनिटी का। और अगर बस या ट्रेन निकल रही है, वेट करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट मौके देता है। पलट के देखिए 2025 में तो आपको लगेगा यार ये रेट आता तो मैं लेता, अब वो रेट खड़ा है तो आदमी कहता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो मैं ले लेता हूँ। ये कोई बॉटम और टॉप तो ब्रह्मा जी को ही नजर आएगा, मेरे को तो ब्रह्मा जी कोई मिले नहीं, ना विष्णु जी मिले। तो आप बीच में एंट्री ले लीजिए कहीं पे जहां पे आपको ठीक लगता है, और पार्ट्स में करते चले जाइए सिस्टमैटिकली। हाँ, एक चीज है, डेफिनेटली है कि माहौल थोड़ा नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ट्रंप को पे भरोसा नहीं कर पा रहे। बुरा इस चीज का लगता है 3:15 और 3:30 से पहले मत कुछ करे। जो काम करना है ना वो 3:15 के बाद करे और 3:30 से पहले करे। मार्केट खुलने से पहले जो काम कर देता है ना, कुछ भी बोल देता है, वो रातों रात कुछ हो जाता है। वो कोई संभाल नहीं सकता। बीच में तो आप पोर्टफोलियो को संभाल लेंगे, 9:15 से पहले जो बोल रहा है या 3:30 के बाद बोल रहा है, वो थोड़ा चिंता का विषय है। बट मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। आई थिंक वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ पॉइंट वेयर ये खत्म हो जाएगा वॉर। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ इसको लेकर, बहुत पॉजिटिव हूँ। चलिए, बहुत अच्छा है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इसको लेकर। अब अविनाश जी, शादाब जी सवाल लेकर आए हैं नेटवेब पर और कॉनकॉर्ड बायोटेक पर। नेटवेब इन्होंने खरीदा हुआ है 3400 पर, और कॉनकॉर्ड बायोटेक इन्होंने खरीदा है 1100 पर। और क्या सलाह रहेगी इनको? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, नेटवेब टेक्नोलॉजीज तो जब से लिस्ट हो चुका है, काफ़ी फैंसी शेयर है और वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का ग्रोथ अगले 2-3 साल में आएगा, मेरे ख्याल से नेटवेब टेक्नोलॉजीज में इनको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 3400 पे इन्होंने खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर सही मायने में इनको अच्छा मोटा पैसा बनाना है तो यहाँ पे कम से कम 1.5-2 साल इनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। कंपनी के पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर से रिलेटेड ये कंपनी है और काफ़ी बड़े इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं इनके पास। तो मुझे लगता है कि 1.5-2 साल में यहाँ से भी डबल होने की पॉसिबिलिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। और कॉनकॉर्ड बायोटेक भी डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। देखिए, इस कंपनी में बड़े निवेशक जैसे राकेश झुंझुनवाला जी भी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है, प्लस ग्लोबल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों को केटर करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि कम से कम 1 साल भर का नजरिया रखिए और अच्छा खासा रिटर्न आपको इस लेवल से भी मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट मत करिए। ऑलराइट, शॉर्ट टर्म में बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट ना करें यहाँ पर। अब डॉक्टर अभिशंकर सिंह जी हैं, ये सवाल लेकर आए हैं सुगंधा जी, अनंतराज और एथर एनर्जी दोनों पर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। एनर्जी स्टॉक्स पर काफी पॉजिटिव आउटलुक बना हुआ है नेहा जी। जिस तरीके से अभी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफी फोकस जाएगा बिकॉज ऑफ द वॉलेटिलिटी दैट वी हैव सीन इन ब्रेंट प्राइसेस, एनर्जी सिक्योरिटी पे काफी फोकस जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी ये थीम अभी प्ले आउट करती हुई नजर आएगी। सो एथर एनर्जी पर काफी पॉजिटिव आउटलुक इमर्ज हो रहा है। सो अभी देखें तो आज के सेशन में हमने जरूर कुछ लॉसेस आते हुए देखे, बट ट्रेंड जो इंडिकेट कर रहा है और जिस तरीके से वॉल्यूम पिकअप कर रही है, ओवरऑल ट्रेंड काफी पॉजिटिव है। बट स्टॉक ने ऑलरेडी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। सो एक टिप की वेट करें। दो मैं सिमिलर ही एडवाइस मोस्टली स्टॉक्स में देना चाहूंगी कि ऑलरेडी मार्केट्स रैली कर चुकी है। जो हमने 22,200 तक के लोज बनते हुए देखे, वहां से हमने 24,280 तक के हाइज बनते हुए देखे, तो थोड़ा सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिलेगा। उसी के चलते सब स्टॉक्स में हम यही मेंटेन कर रहे हैं कि थोड़ा सा डिप की वेट करें। एथर एनर्जी में भी आपको 840 से 820 की रेंज मिलती है। ये बहुत अच्छे लेवल्स रहेंगे एंटर करने के लिए। अगर एग्जिस्टिंग होल्डर्स हैं तो बने रह सकते हैं, इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 740 का एंड होल्ड कर सकते हैं। टारगेट्स रहेंगे इनिशियली 1050 एंड इनफैक्ट अगर आप 8 से 9 महीने का नजरिया लेते हैं 1240 तक के भी टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सो एक पॉजिटिव आउटलुक है। और जिस तरीके से वॉल्यूम्स
पिकअप करती हुई नजर आ रही है। कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी हो रही है स्टॉक में, सो एक पॉजिटिव आउटलुक बना रहेगा। अनंत राज पे मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, आई एम पर्सनली होल्डिंग द स्टॉक। अविनाश जी, अनंत राज पर क्या राय रहेगी रवि जी को? नहीं, आई थिंक इनको होल्ड करना चाहिए। देखिए, हमने आपके शो पे भी बहुत पहले अनंत राज रिकमेंड भी किया था। हमको लगता है कि देखिए डेटा सेंटर में बहुत ही अच्छा विकल्प है और आने वाले 2 साल में तो लगता है कि रियल एस्टेट बिजनेस को भी ये डेटा सेंटर बिजनेस पीछे छोड़ेगा। 300 मेगावाट की कैपेसिटी डाल रहा है और इनके पास ऑलरेडी जमीन है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल है तो बहुत ही अच्छे रिटर्न इवन करंट लेवल पे भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये हो गई अनंत राज की बात। अब एलएसजी अविनाश जी पूछना चाह रहे हैं, अडानी ग्रीन 1160 क्रॉस करेगा क्या इस बार? देखिए, अडानी ग्रुप के कंपनीज में तो न्यूज फ्लो पे ही ज्यादा मूवमेंट आता है और मुझे लगता है कि काफी हद तक ऑलरेडी मूव आ चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखिए, क्योंकि देखिए अभी जिस वैल्यूएशन पे ये अडानी ग्रीन चल रहा है, सस्ता स्टॉक तो बिल्कुल नहीं है, फेयर टू एक्सपेंसिव ही है। तो आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है जो होना था वो हो गया है। बड़ी अपसाइड के लिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा, तो कम से कम 6-12 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको निवेशित रहना पड़ेगा। ऑल राइट, तो आप कह रहे हैं थोड़ा सा टाइम यहाँ पर दीजिए निवेशित रहने के लिए। अब सुगंधा जी, संजीव राय जी पूछ रहे हैं, लेमन ट्री इन्होंने खरीदा है 134 पर, उस पर क्या राय रहेगी आपको कि होल्ड करें, एग्जिट या एवरेज? बिल्कुल एवरेज किया जा सकता है, पॉजिटिव आउटलुक है। 108 पर स्टॉक ने अच्छा पेस रीसेंट टाइम्स बनाया है, इवन दो लोअर लेवल से भी हम ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स आते हुए देख चुके हैं, बट स्टिल 106 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पर भी बाइंग की जा सकती है। हाई साइड में आपकी टारगेट्स रहेंगे 130 तक की। मिस्टर मल्होत्रा ने जो चीजें ऐड की इंडिया को लेके या ओवरऑल ग्लोबल मैक्रो का एनवायरनमेंट को लेके, मैं कुछ और ऐड करना चाहूंगी नेहा जी, विद योर परमिशन। इंडिया के लिए मैं मानती हूँ यहाँ पर और भी कुछ टेलविंड्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। इवन दो FIS की हमने कंसिस्टेंट सेलिंग आते हुए देखी है, बट हमारे पास 3 मेजर टेलविंड्स रहे। लास्ट ईयर RBI ने क्यूमुलेटिव 125 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट किया, टैक्स कट्स हुए, GST रैशनलाइजेशन हुआ। उसके बाद जो इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आना चाहिए था, उसके बीच में ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ गई। बट मैं मानती हूँ जब ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस साइडलाइन हो जाएंगी, हम स्टेबिलिटी आते हुए देखेंगे, उसके बाद इंडिया इज लाइकली टू आउट परफॉर्म। वैल्यूएशंस ऑलरेडी पहले के टाइम से देखें तो काफी करेक्ट कर चुकी हैं। जो हमने सितंबर 2024 में हाइज बनते हुए देखे, उसके बाद वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी थी। FIS हैव बीन कंसिस्टेंटली सेलिंग सिंस देन, बट अब इवेंचुअली जब इंडिया के पास और भी 2 मेजर टेलविंड्स इमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं, ईरान ने क्लियरली कहा है कि जो भी शिप्स इंडिया की तरफ जाएंगी उनसे वो कोई टोल चार्जेस कलेक्ट नहीं करेंगे। सो इंडिया वुड बी एबल टू बाय क्रूड ऑयल फ्रॉम ईरान एंड वो रुपी टर्म्स में सेटल होता हुआ नजर आएगा। इसका इंडिया को काफी फायदा होगा। इसके साथ साथ रशिया पे भी जो US ने पहले सैंक्शंस लगा रखी थी एंड इंडिया वाज नॉट अलाउड टू इंपोर्ट मोर ऑयल फ्रॉम रशिया, कुछ हद तक हमने कम कर दिया था अपना रशिया से क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट्स, हम दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिए हैं। सो यहाँ से भी इंडिया को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। ये दोनों भी कुछ मेजर टेलविंड्स की तरह इमर्ज होते हुए नजर आएंगे। सो ओवरऑल मैं मानती हूँ कि इंडियन इकोनॉमी यहाँ से अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी रिलेटिव द रेस्ट ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज। सो ओवरऑल भरोसा रखें, पैनिक में सेलिंग नहीं करें। जिस तरीके से अभी NSE के लेटेस्ट नंबर्स आए हैं, काफी सारे लोग एग्जिट करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ लोगों ने छोड़ दिया है मार्केट को, बट मैं मानती हूँ कि इस टाइम पर पैनिक नहीं करना चाहिए, अपनी सिप्स को कंटिन्यू करना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर। ऑलराइट, आप कह रहे हैं इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ पर भरोसा रखना चाहिए और इस समय मार्केट्स छोड़ने का वक्त नहीं है। अविनाश जी, अब वक्त आ गया है जिसका सब लोग कर रहे हैं इंतजार, आज के अविनाश जी के टॉपिक्स फॉर DRS इनसाइट्स। नहीं, मैं भी पहले सेक्टर के बारे में बात करूंगा कि मुझे लगता है कि देखिए ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मैं समझता हूं कि ये 2 सेक्टर से बहुत अच्छी कंपनीज अभी आपको मिल रही है। तो ऑटो सेक्टर में हमको अभी भी महिंद्रा पसंद है। देखिए शेयर अच्छा चला है, 3250 का रेट है, लेकिन जिस प्रकार से ग्रोथ पोटेंशियल है आने वाले साल के लिए, लग तो रहा है कि कम से कम 3450 3500 आपको अगर एवरीथिंग गोज वेल तो साल भर में मिलना चाहिए। दूसरा सरकारी बैंक कैनरा बैंक है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे चल रहा है, 140-41 का रेट है, करीबन 130 रुपया का बुक वैल्यू है और ये भी बैंक काफी बड़ा बैंक है। इनफैक्ट यहाँ पे भी हमको लगता है कि साल भर की बात करें तो 175-180 का रेट आपको मिलेगा। और अगर किसी को छोटा सरकारी बैंक चाहिए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कासा रेशियो है, 50% का प्रॉफिट भी करीबन इस साल 6000 करोड़ के पास में आएगा।
तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 87-90 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदे। तो ये थोड़े से डिफेंसिव बेट्स है, और जिनको लार्ज कैप में और थोड़ा खरीदना करना है तो L&T देख लीजिए। L&T बहुत अच्छा विकल्प है, SIP करिए, ये भी एक बहुत अच्छा विकल्प है आपके। L&T के कुछ लेवल्स बता देंगे अविनाश जी, L&T किन लेवल्स पर खरीदा जाए? नहीं, करंट लेवल पे भी आप खरीदिए, लेकिन पूरी क्वांटिटी एक साथ मत खरीदिए। मेरा मानना है कि अभी तो आपको पूरा पैसा लगाना नहीं है, आपको 10-20% थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदना है। ऑलराइट, आप कह रहे हैं अभी थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीदना चाहिए। तो अविनाश जी के जो टॉपिक्स यहाँ पर है, ऑटो सेक्टर और बैंकिंग उन्होंने फोकस में रखा है। ऑटो सेक्टर से उन्होंने बताया है महिंद्रा एंड महिंद्रा, और बैंकिंग से उन्होंने कहा है कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड अनदर पिक फ्रॉम अविनाश जी इज L&T। और सारे लेवल्स वगैरह देखने के लिए आप थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, सारे लेवल्स दिए हुए हैं अविनाश जी ने यहाँ पर। सुगंधा जी, आपसे हम 2 टॉपिक्स ले चुके थे, PCBL और सीमेंस। इसके अलावा आज के आपके टॉपिक्स कौन से हैं DRS इनसाइट्स के लिए? तो नेहा जी, सोना कॉम्स पर हमारी बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। एज अ डिस्क्लोजर हमने ये अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया है। कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 555-558 लेवल्स। सोना कॉम्स में एंट्री की जा सकती है। स्टॉक ऑलरेडी काफी रैली कर चुका है, तो थोड़ा सा डिप्स की वेट करें। 555 के आसपास एंट्री की जा सकती है। स्लाइटली लॉन्गर टर्म का नजरिया रखें। 670 तक के टारगेट्स हम इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। इनफैक्ट ये स्टॉक स्ट्रेच कर सकता है टुवर्ड्स 720 और लेवल्स एज वेल। यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 480। सो 480 के स्टॉप लॉस के साथ 555 पर एंट्री की एडवाइस रहेगी। सो ये थर्ड पिक है, और इसके साथ साथ हमने मेटल ETF की भी बात की है। वहां पर भी आप चाहें तो ग्रेजुअल मैनर में ऑन स्मॉल डिप्स बाइंग कर सकते हैं। करंट लेवल्स पर अभी बाइंग की एडवाइस नहीं है, जैसा कि हमने व्यू मेंटेन किया। यहाँ से निफ्टी में भी कुछ हद तक एक स्मॉल करेक्शन देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी हमने काफी रैली आते हुए देखी है। सो सिमिलर व्यू हम स्टॉक्स में भी मेंटेन कर रहे हैं। कुछ टिप्स की वेट करें। आउटलुक अभी नियर टर्म में पॉजिटिव है, बेंचमार्क इंडेक्सेस के लिए भी, और जिन स्टॉक्स की हमने बात की उनके लिए भी, बट थोड़ा सा टिप्स की वेट करें। बाइंग ऑन डिक्लाइंस वुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी। और एक करेक्शन, 35 लाख इन्वेस्टर्स हैव लेफ्ट द मार्केट, इट्स नॉट 35 लाख करोड़, सो रिग्रेट दैट। नहीं चलिए, दैट कैन बी अ मैनुअल एरर ऑफ स्पीकिंग, इट हैपेंस। स्पेशली अगर हम लाइव शो की बात करें तो कई बार ऐसा हो जाता है। अब तो सुगंधा जी ने 2 और पिक्स दिए हैं अपने, वो है सोना कॉम्स और मेटल ETFs। यहाँ पर ये तो हो गए पिक्स फ्रॉम अविनाश जी एंड सुगंधा जी। अब जयेंद्र जी ये बताइए कि अभी जो स्टॉक मार्केट में जो डाउन्स आ रहे हैं, ये लग रहा है आपको, आपके हिसाब से मौका है इन्वेस्ट करने का? मैं एक छोटा सा बात बताऊंगा। S&P 500 होता है जिसकी उम्मीद हम करते हैं 10 से 12% का रिटर्न देता है। नॉर्मली 10 से 12% तक मैक्स टू मैक्स जाता है रिटर्न। कैन यू इमेजिन आज का रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं S&P 500 से, वो करीब 19% का कर रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, जो वॉर में खुद इन्वॉल्व है, जो खुद लड़ रहा है, S&P अगर वो S&P 500 अगर अपने आप को 19% का ग्रोथ दिखाने को तैयार बैठा हुआ है, हम लोग किस चीज का वेट कर रहे हैं? और ये जो इन्वेस्टर्स एग्जिट कर रहे हैं ना, ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो और कुछ 1000-2000 पॉइंट ऊपर ना, ये फिर आएंगे वापस, फिर आपको बोलेंगे कि देखो हमने गलत टाइम एंट्री कर ली। तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप बोलते हैं सिस्टमैटिकली पैसा निकालते, मतलब लगाते चले जाइए, सिंपल एज एनीथिंग। और इसमें ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। भारत देश के लिए IMF कई बार, और इस बार की रिपोर्ट भी अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, वो अभी भी बोल रहा है कि इट वुड बी द मोस्ट एडवांस्ड एंड फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। ये होगा। और कहीं से भी आप बताओ, मैं तो एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ ना, एक ऑटो सेक्टर के नंबर देख के खुश हो जाओ। देखो अगर पहिया चलेगा ना तो नेहा जी सब चलेगा, पहिया चलेगा तो सारी इंडस्ट्री चलेगी। और आप नंबर्स देख लो, अपने आप बोल रहे हैं। अच्छा, 1-1 साल की गाड़ियों में वेटिंग चल रही है, आप अंदाजा लगाइए 1-1 साल की वेटिंग चल रही है। तो इसका मतलब इकोनॉमी में 100% पॉजिटिविटी भरी हुई है। थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जब देश के इतने बड़े इकोनॉमिस्ट कहें कि पॉजिटिविटी है और आगे वाले वक्त में सब चंगासी होने वाला है, तो हमें इन पहियों की रफ्तार पर भरोसा करना चाहिए, जैसा कि जैन जी ने कहा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आज आप हमारे शो पर आए, आपने DRS इनसाइट्स के व्यूअर्स को अपनी इतनी प्रेशियस राय दी। अविनाश जी, जाने से पहले डिस्क्लोजर। नेहा जी, जो भी स्टॉक्स हमने आपके शो पे बताए, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को हमने वही स्टॉक्स रेकमेंड किए। पर्सनली मेरी कोई पोजीशन नहीं। सुगंधा जी, डिस्क्लेमर आपकी तरफ से। नेहा जी, हमने कुछ स्टॉक्स की यहाँ पर बात की, सिमिलर स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हैं। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया, दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल, राय सबकी यहाँ पर है, पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर फाइनल एक ओपिनियन लेना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले। और जाते जाते जैन जी एक लाइन में कुछ हमारे व्यूअर्स के लिए रे ऑफ होप। बहुत बहुत अच्छे मौके मिलते हैं जीवन में और आप लगातार बने रहिए मार्केट में। भारत देश तरक्की कर रहा है, कर रहा था और कर रहा है। और थोड़ा अपना नजरिया ये छोटे छोटे जो गेम्स को मत देखिए, बड़ा गेम खेलिए। एक कॉन्सेप्ट होता है पार्किंग का टिकट मत लीजिए, पूरी पार्किंग खरीदने का विचार रखिए। तो थोड़े दिन रुकिए वहां पे जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है। और सिंपल है नेहा जी, आपने शायद पिछली बार भी हमने बोला था कि अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कृपया करके उस कंपनी के बारे में पढ़ें, समझें बिजनेस को, तभी इन्वेस्ट करें। अविनाश जी जो बोल रहे हैं, सुगंधा जी जो बोल रहे हैं, वो अपना एनालिसिस करके दे रहे हैं, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। बट फिर भी अगर आप खुद एनालिसिस करेंगे तो आप अपने आप की स्किल्स को एनहांस करेंगे, इनफैक्ट और अप्रिशिएट करेंगे इन लोगों को आप। थैंक यू सो मच नेहा जी। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग ऑन द शो। और जैसा कि सबने कहा, सोच कर समझ कर परख कर आप करिए अपना पैसा इन्वेस्ट। आखिर आपकी मेहनत का पैसा है और वो सोच और समझ कर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल आवर पैनलिस्ट फॉर जॉइनिंग दिस शो। अगर आपने डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप नहीं ली है अभी तक, तो जल्दी से आप डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि तब आपको मौका मिलता है हमारे शो के एक्सपर्ट से अपना सवाल पूछने का। डीआरएस मेंबरशिप का सारी डिटेल्स आपको कमेंट बॉक्स में पिन लिंक पर मिल जाएंगी और आप हमसे वहां पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज के थ्रू आप अपना पूरा पोर्टफोलियो शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम आपको दिलाएंगे एक्सपर्ट की सलाह। जी हाँ, हम नहीं, सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट ही आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे और देंगे आपको पूरी सलाह। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से अपग्रेड कीजिए डीआरएस इनसाइट्स की सपोर्ट मेंबरशिप पर। और बाकी लोग जो सवाल पूछना चाहते हैं एक्सपर्ट पैनल से, वो डीआरएस इनसाइट्स की मेंबरशिप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।